पत्नी और बहन की मर्यादाओं से दूर किसी और अस्तित्व की तलाश में जब घर से बाहर कदम रखा तो पता चला कि अब मैं घर में नहीं, बाजार में हूं। नमस्कार, मैं हूं गुंजन और आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कार्य क्षेत्र पर छेड़छाड़। शायद हर महिला कभी न कभी इससे गुजरी होगी। किसी ने आवाज उठाई होगी तो कोई चुप बैठ गई होगी, लेकिन आज इस मंच पर हम आपको मौका दे रहे हैं खुलकर अपनी बात करने का, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं हरासमेंट एट वर्क प्लेस पर। उसका कर्ज चुकाओ में हरासमेंट और फ्लर्टिंग के बीच में ड्राइविंग लाइन क्या है? जो इल्जाम है वो गलत है। तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो आपको क्या लगता है कि मैं कभी किसी को हरास करूंगा? तो अगर आपके ऑफिस में आप किसी की भी जाति का शिकार है, किसी भी तरह से हरासमेंट का शिकार हैं, तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी अगर आप चाहें तो। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट विवेक नासा। वेलकम सर। थैंक यू। वकील साहब से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं कमिंग सर। जो भी बोला था जो तेरे सर्विस के अंदर है नौकरी चाहे कैसी भी हो, सरकारी या प्राइवेट, कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी, औरतें हर जगह इस तरह की हिंसा के शिकार होती हैं। यहाँ तक कि लोगों की सुरक्षा करने वाली पुलिस भी औरतों को सुरक्षित माहौल मुहैया नहीं करा सकी है। और इस सब के बीच सबसे दुख की बात यह है कि अगर औरतों ने अपने खिलाफ होने वाली हिंसा के विरोध में आवाज उठाई तो उसका खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ा, चाहे फिर वो ट्रांसफर हो या फिर नौकरी छोड़ना। यही वजह है कि औरतों के साथ काम करने की जगह पर होने वाले उत्पीड़न के मामले भी कम ही खुलकर सामने आते हैं। अक्सर ऐसे मामलों में औरतें चुप्पी साधना ही बेहतर समझती हैं। औरतों के साथ काम की जगह पर होने वाले उत्पीड़न की कोई भी वजह हो सकती है। इसमें यह महत्वपूर्ण नहीं कि वो किस पोजीशन पे है, उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं, वो अपने सहयोगियों से मिलजुल कर रहती हैं या अलग थलग रहकर अपना काम करती हैं। कोई भी औरत किसी भी हालात में अपने सहकर्मियों या अपने बॉस के द्वारा उत्पीड़न की शिकार बन सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं दफ्तर में अगर किसी भी तरह की छेड़छाड़ आपके साथ होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इससे मुतालिक कोई भी सवाल हो आपके तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ विवेक नासा जी मौजूद हैं एक बार फिर से। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, चाहते ना चाहते हुए हर महिला इस चीज का शिकार होती है, प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी दफ्तरों की हम बात करें, कौन से कानून है इसके खिलाफ? जी, इसके खिलाफ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज के समय हर महिला जो कि वर्किंग वुमेन है वो इस तरीके की हरासमेंट का शिकार होती हैं। तो इसी को देखते हुए अभी कुछ समय पहले ही एक कानून लाया गया भारत सरकार के द्वारा, जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट ऑफिस प्लेस, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल 2013। ये कानून 9 दिसंबर 2013 को अमल में लाया गया और ये अप्रैल 2013 में पास हो गया था, और फिर भी ये अमल में आया 9 दिसंबर 2013 को। अब ये मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। अमूमन ये देखा जाता है कि इस तरीके की कुछ भी तरीके की किसी भी तरीके की कोई अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस, कोई भी वर्बल बिहेवियर, कोई भी वर्बल बातें कहना, किसी तरीके के जेस्चर्स करना, ये आम बातें सी हो गई थी किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी प्राइवेट कंपनी में हो या किसी सरकारी दफ्तर में हो। तो सन 1997 में एक लैंडमार्क जजमेंट थी जो कि थी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें विशाखा नाम की एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन PIL फाइल की थी, जिसमें मांग की गई थी कि वर्क प्लेस पे कानून कोई गाइडलाइंस इशू किए जाए। और ये जो पिटीशन थी, PIL थी, ये भंवरी देवी गैंगरेप केस के बाद फाइल की गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की और उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर ऑफिस में एक कमेटी होनी चाहिए जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के एक्ट्स को देखेगी, और भी किस तरीके से इस तरीके का कोई कानून भी लाना चाहिए। जब तक कोई कानून नहीं है ये गाइडलाइंस फॉलो हो। तो सन 2013 में इन कॉन्सिक्वेंस टू विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान की जो जजमेंट थी, एक कानून लाया गया। अब इस कानून में है क्या, अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ ऑफिस में, वर्क प्लेस पे कोई किसी तरीके से छेड़ाछाड़ी करता है, कोई सेक्सुअली एडवांसमेंट मांगता है, कोई ऐसी हरकत करता है, बिहेवियर करता है जो कि अनवेलकम हो,
सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करता है, कोई भी ऐसी बात कहता है, किसी के भी प्रति किसी महिला के प्रति ऐसी कोई बात करता है, उसके शरीर के प्रति या कुछ किसी भी तरीके के उसके फिजिकल एक्ट, सेक्सुअल एक्ट्स के प्रति, ऐसा कोई सेक्सुअल एक्ट्स के लिए एडवांसमेंट मांगता है और ये कहता है कि अगर तुम इस तरीके के एक्ट्स करोगी तो मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, अगर नहीं किया तो तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा या तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा। ऐसी कोई भी एनैक्टमेंट, चाहे अल्टीमेटली ऐसी कोई भी एनैक्टमेंट जो कि अनवेलकम हो, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो वर्बल है, चाहे नॉन वर्बल है, तो ये सब कुछ सेक्सुअल हरासमेंट की दायरे में आते हैं और ये कानून इनसे डील करता है। अब इस कानून में है क्या? इस कानून में प्रोविजन है कि कैसे इस सेक्सुअल हरासमेंट को रोका जाए और उसका रेड्रेसल के मैकेनिज्म क्या है। अब ये तो बार हो गया, ये तो मना हो गया कि किसी भी ऑफिस में किसी भी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होगा। तो इसका तरीका क्या है? इसमें प्रावधान है कि कैसे कैसे कमिटीज बनाई जाएंगी, कमिटीज कैसे काम करेंगी, कमेटी में कौन होगा, ऑफिस में कमेटी बनाई जाएगी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी हो सकती है, कौन कौन से ऑफिस इसके दायरे में आएंगे और कैसे इस कानून को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन प्रोटेक्शन एंड रिड्रेसल कानून 2013 में आती हैं। वकील साहब, ये जो आपने कानून बताया, चाहे विशाखा कमेटी की बात करें या ये जो रिड्रेसल कानून आया है, क्या उसका फायदा सिर्फ वर्किंग वुमेन ही उठा सकती हैं या जो घर बैठे हाउसवाइफ्स हैं या कोई मजदूर वर्ग है या जो ऑफिस में काम नहीं कर रही है, अगर उनके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो भी इस चीज का फायदा, इस कानून का फायदा उठा सकती हैं क्या? जी, जहां तक बात करें कोई भी वर्किंग वुमेन तो इस कानून में आएंगी ही। अगर हम मजदूरों की बात करें, मजदूर महिलाएं हैं जो हमारी, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको माना जाता है तो वो भी इस कानून के दायरे में आती हैं। उनके लिए इंटरनल कमेटी नहीं है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की लोकल कमेटी के पास जा सकती हैं। कोई और ऐसी कोई फ्रीलांसर है या और कोई महिला है जो किसी ऑफिस के लिए काम कर रही है, डायरेक्टली नहीं कर रही, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, किसी के कॉन्ट्रैक्ट में है या फ्रीलांसर है या अप्रेंटिस है, वो भी इसके दायरे में कवर होंगे। अब जहां तक बात करें हाउस वाइफ की, अब क्योंकि ये कानून सीधा ही कहता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो ये काम की जगह पे ही लागू है जो महिलाएं काम कर रही हैं। अगर कोई महिला हाउसवाइफ है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, उसके अगर सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो इंडियन पीनल कोड में बहुत सारे प्रोविजंस हैं सेक्सुअल हरासमेंट के। अगर उस घर बैठी महिला जो हाउसवाइफ है उसके साथ मारपीट होती है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और 498A ऑफ आईपीसी उसमें प्रोविजंस हैं। पर हाँ, एक हाउसवाइफ के प्रति ये कानून एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, पर जो घरों में कोई डोमेस्टिक मेड्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो काम वालियां हैं, काम करती हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है और वो लोकल अथॉरिटी को, लोकल कमेटी को अप्रोच कर सकती हैं। जी वकील साहब, इस कानून में खास क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीजें खास हैं, पॉइंटर्स? इस कानून में खास ये है कि सबसे पहले तो इसमें बहुत वाइड डेफिनेशंस कवर की गई हैं। सबसे पहले कोई भी एम्प्लॉयर, इसमें हर तरीके का एम्प्लॉयर इसमें कवर होता है। इसकी डेफिनेशंस बहुत वाइड है। किसी भी तरीके का ऑफिस हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या किसी भी तरीके का जो कोई भी सेटअप है जहां महिलाएं काम करती हैं, उन सारे सेटअप्स पे ये कानून एप्लीकेबल है। अब इसमें एम्प्लॉय कौन होगा? एम्प्लॉय की डेफिनेशन भी काफी वाइड है, चाहे वो सरकारी नौकरी में सरकारी सैलरी मिलती है या प्राइवेट सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है या फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, चाहे अप्रेंटिस है या ट्रेनी है। तो किसी भी तरीके के ऑफिस में जो भी महिलाएं काम करेंगी उन पे कानून एप्लीकेबल है, लागू है। इसमें सेक्सुअल एडवांसेस को डिफाइन किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल एडवांसमेंट हो, किसी भी तरीके का अनवेलकम बिहेवियर हो, किसी भी तरीके की गंदी बात कही जाए किसी महिला को कि उसके सेक्सुअल के प्रति, उसके शरीर के प्रति या अदरवाइज भी ऐसा कोई भी बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर जिससे कि जो महिला अपने प्रति नहीं चाहती है, जो कि अपने से दूर रखना चाहती है, अगर ऐसा कुछ जबरदस्ती उसके साथ किया जाता है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट कर सकती है। दूसरा इसमें क्या है कि हर कंपनी, हर जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, कोई भी सेटअप है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए भी जरूरी हो गया है कि एक वो लोकल एक इंटरनल कमेटी बनाए। इंटरनल कमेटी का सेटअप है कि वकील साहब, इंटरनल कमेटी की हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर बहुत देर से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अंबाला से हैं संजीव। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर नमस्कार साहब। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, मेरे पिताजी सर इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में थे सर जी।
सर उनकी डेथ 2002 में हुई थी। जी। तो सर मैंने सर 2008 में केस डाला था, जब मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, ना सर्विस मिली ना मुआवजा मिला जी। तो सर मैं वहां से सिंगल बेंच से केस जीत चुका था जी। लेकिन सर कुछ पारिवारिक समस्या के कारण सर मैं केस को आगे रिट नहीं कर पाया जी। तो सर मैं अब रिट करना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर रिट हो सकती है सर? देखिए, वैसे तो हम आज बात कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की, पर अगर आप सिंगल बेंच से, अगर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से आपको ऑर्डर मिल चुका है आपके फेवर में, तो आप उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। डिले जरूर है, पर अगर आप डिले, आपके जो भी डिले है उसका अगर आपके पास एक्सक्यूज है और आप अगर लिमिटेशन बार्ड भी है, तो कंडोनेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपके फेवर में नहीं था केस, तो हायर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या डबल बेंच में जा सकते हैं, जैसे भी आपका केस एप्लीकेबल है। डिले है, डिले के लिए आप माफी मांग सकते हैं, कंडोनेशन मांग सकते हैं, फाइल कर सकते हैं केसेस। आप ट्राई कीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा जी। चलिए संजीव जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा, लेकिन आप लोगों से दरखास्त करेंगे जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हो उससे मुतालिक अगर आपके सवाल हो तो आप जरूर पूछें, क्योंकि तभी आप वकील साहब का पूरा फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, पर हम जल्द लौटेंगे। हरासमेंट और फ्लर्टिंग के बीच में ड्राइविंग लाइन क्या है? जो इल्जाम है वो गलत है। तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट करूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि मैं कभी किसी को हरास करूंगा? ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ सरताज जिप्सम। के यूज करें अपने खेत में और महंगी खाद से छुटकारा पाएं। अच्छी फसल है, ग्रोथ इतनी अच्छी है, ये तो हमने बड़ा लेट लगाई थी फसल, और जिसमें ये यूज किया था हमने आपका सरताज, तो बहुत बढ़िया फसल हमारी जिस हिसाब से चल रही है, तो बहुत बढ़िया फसल इसमें निकली। अपनी जमीन दी गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। हुणे कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। खबरों की सियासत हो या सियासत की खबर, हर उठापटक, हर हलचल पर हम रखते हैं तेज नजर। देखिए 4 बजे 4 खास खबर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सरताज जिप्सम। नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। उसका कर्ज चुकाओगे? हरासमेंट और फ्लर्टिंग के बीच में ड्राइविंग लाइन क्या है? जो इल्जाम है वो गलत है। तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि मैं कभी किसी को हरास करूंगा? ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। मैं हूं गुंजन और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, यानी कि दफ्तर में अगर आपके साथ कोई भी छेड़छाड़ किसी भी तरह का मामला होता है तो उससे मुतालिक आपके कोई भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वकील साहब, एक कमेटी गठित होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कानून के अंतर्गत कि अगर इस तरह की कोई छेड़छाड़ या इस तरह का कोई हैरासमेंट किसी भी लड़की के साथ होता है तो वो कंप्लेन कर सकती है। क्या है वो कमेटी, किस तरह गठित होती है, कौन कौन लोग होते हैं उसमें? जी, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो नया कानून जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, इसके अंदर सेक्शन 4 में एक कमेटी गठन करने का प्रावधान है। और ये हर कोई भी सेटअप है, चाहे प्राइवेट कंपनी है, चाहे सरकारी कंपनी है, चाहे कोई म्युनिसिपल अथॉरिटी है, कोई लोकल अथॉरिटी है, हर एक के लिए जरूरी है कि एक कमेटी गठित की जाए जिसको इंटरनल कमेटी कहा जाएगा। इंटरनल कमेटी में एक ऐसी उसकी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है एक महिला होंगी जो कि उस ऑफिस में काम करती हो। अगर उस ऑफिस में कोई महिला ऐसी हायर पोजीशन पे, हाईएस्ट पोजीशन पे कोई महिला अवेलेबल नहीं है तो आसपास के उसी कंपनी के किसी दूसरे ऑफिस से आ सकती है।
तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक हायर पोजीशन पे बैठी एक महिला होंगी। उसके बाद दो ऑफिसर, दो मेंबर उसमें चुने जाएंगे, जो कि या तो ऐसे हो जिनको थोड़ा सा सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ हो, या कॉज ऑफ वुमेन, जो वुमेन्स के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ काम करते रहे हो, या उन्हें थोड़ी बहुत लीगल नॉलेज हो। और एक ऐसा मेंबर चाहिए जो कि आउटसाइडर है, जो कि एनजीओ से आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ऐसे एनजीओ से आए जो महिलाओं के कॉज के लिए काम कर रही है और या सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट काम कर रही है। तो इस कमेटी में कम से कम 4 व्यक्ति होने चाहिए। तो एक उसमें एटलीस्ट 2 तो महिलाएं होनी चाहिए, 50% महिलाएं होनी चाहिए, 50% आदमी हो सकते हैं। अगर चारों की चारों महिलाएं हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए, 4 से ज्यादा मेंबर हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक महिला ही होगी, और इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बाकी 2 मेंबर ऑफिस के हो सकते हैं। चौथा मेंबर एक आउटसाइडर जरूरी है, जो कि एनजीओ का होगा। तो ये एक इंटरनल कमेटी है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट है किसी भी एम्प्लॉय, महिला एम्प्लॉय के द्वारा। जी जी, वकील साहब, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं इसमें? इसमें हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इस कानून की डेफिनेशंस काफी वाइड बनाई गई। इसके अनुसार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल अथॉरिटी है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी है, स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, प्राइवेट मल्टीनेशनल के एम्प्लॉइज, एक छोटी से छोटी फैक्ट्री के एम्प्लॉइज। तो हर वो कंपनी सेटअप, चाहे सरकारी, चाहे प्राइवेट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी का, ऐसा सेटअप जहां 10 या उससे ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं, उन्हें एक इंटरनल कमेटी बनानी है। जहां 10 से कम व्यक्ति काम करते हैं, वहां एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक लोकल कमेटी का गठन का भी प्रावधान है। जो ऐसे व्यक्ति जहां इंटरनल कमेटी नहीं है जिनके ऑर्गेनाइजेशन में, वो उस लोकल कमेटी को भी अप्रोच कर सकते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीएम है या एडिशनल डीएम, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जी वकील साहब, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये कमेटी है ही नहीं जो इस तरह के मुद्दों को देखे, जी, और किसी औरत के साथ कोई हरासमेंट होता है, किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है ऑफिस में, तब क्या करे वो महिला? कहाँ कंप्लेन करे? उसी समय क्या कमेटी गठित हो सकती है? क्या किया जाएगा उस सूरत में? बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छा सवाल है। अब जरूरी नहीं, अब क्योंकि ये कानून 9 दिसंबर 2013 को अमल में लाया गया। ऑल्दो इससे पहले विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी, जिसके अंतर्गत भी एक कमेटी के गठन का प्रावधान था, और उन गाइडलाइंस को इस कानून में इंप्लीमेंट ही किया गया। पर अगर कोई कंपनी, जैसे कि मैंने कहा, हर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां 10 या उससे ज्यादा व्यक्ति हैं, उन्हें तो इंटरनल कमेटी गठित करना जरूरी ही है। अब हम देखते हैं कि काफी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने तो कमेटीज गठन कर ली हैं, पर जो छोटे सेटअप हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां छोटी फैक्ट्रियां हैं, या कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां ये कमेटी गठित होनी चाहिए पर हुई नहीं। अगर महिला के साथ इस तरीके की कोई हरासमेंट होती है तो क्या करें? वो महिला लोकल अथॉरिटी, जो लोकल कमेटी है, उसको अप्रोच कर सकती है। अब ये लोकल कमेटी क्या है? इस कानून के अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट में डीएम या एडिशनल डीएम या कलेक्टर एक लोकल कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें कि एक महिला प्रोमिनेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो महिलाओं के कॉज के लिए है। 2 व्यक्ति किसी एनजीओ से आने चाहिए जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 साल से वो इसी फील्ड में वुमेन एम्पावरमेंट में या सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट, वुमेन की सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो दो व्यक्ति ऐसे आएंगे एनजीओ से। एक ऐसे व्यक्ति आएंगी जो स्टेट लेवल पे या लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। इसमें भी आधे व्यक्ति, कम से कम जो 50% है, इसमें महिलाएं होनी चाहिए। तो अब ऐसी चाहे दुकान हो, चाहे कोई भी दुकान है जिसमें महिलाएं काम कर रही हैं, ऐसा छोटा सेटअप है जिसमें 10 से कम व्यक्ति हैं, वहां कोई महिला है, या ऐसी कोई कंपनी है जहां पे इंटरनल कमेटी सेटअप होनी चाहिए थी, वहां नहीं हुई, तो इन सारे केसेस में अगर कहीं भी यदि सेक्सुअल हरासमेंट होती है किसी भी महिला की, तो वो उस लोकल कमेटी को अप्रोच कर सकती हैं, रिटन कंप्लेंट दे सकती हैं, और वो लोकल कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है सेक्सुअल हरासमेंट के कॉजेस को। जी वकील साहब, यानी कि प्राइवेट और सरकारी दोनों ही सेक्टर्स में ये कमेटी होनी जरूरी है? बिल्कुल, इंटरनल कमेटी होनी जरूरी है। जहां इंटरनल कमेटी नहीं है वहां लोकल कमेटी काम आती है। आपने कहा अगर इंटरनल कमेटी नहीं है तो क्या कोई लॉज ऐसे नहीं है कि आपको ये कमेटी अपने ऑफिस में बनानी जरूरी है? जी, इस कानून के अंदर जिसमें हम बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, इसके अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 या उससे ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं, उन्हें एक इंटरनल कमेटी बनानी जरूरी है। अगर कोई नहीं बनाता है, फर्स्ट टाइम अगर ऑफेंस है, ये पकड़ा जाता है कि कोई ऐसी कमेटी नहीं है,
उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ 50,000 रुपए का फाइन है। दोबारा अगर ये सामने आता है कि उन्होंने दोबारा भी नहीं बनाई तो ये फाइन डबल हो सकता है। और सब्सिक्वेंटली अगर फिर भी सामने आता है बार बार उनको फाइन, उस ऑर्गेनाइजेशन को फाइन किया जा रहा है, उन्होंने इंटरनल कमेटी नहीं बनाई है, तो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर इनका जो भी लाइसेंस है, चाहे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में है या फैक्ट्री एक्ट में है, कोई भी लाइसेंस जो उस कंपनी को, उस ऑफिस को लाइसेंस दिया गया है टू ऑपरेट, वो भी कैंसिल कर दिया जाता है। और इवन हर ऑर्गेनाइजेशन को सालाना ये ऑब्लिगेशन है कि वो जो ये, क्योंकि एक तरीके से लेबर लॉ है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फाइल करेंगे डिटेल्स कि क्या उन्होंने इंटरनल कमेटी बनाई है या नहीं बनाई, सेक्सुअल हरासमेंट की कितनी कंप्लेंट्स आई हैं तो कितना, क्या उन्होंने एक्शन लिया, तो क्या टाइम बाउंड मैनर में उसका डिस्पोजल किया गया, कौन कौन सी पेंडिंग है, तो ईयरली बेसिस पे रिपोर्ट भी फाइल करनी है। तो क्योंकि ये कानून नया है, अभी वो ईयरली रिपोर्ट्स फाइल होनी शुरू नहीं हुई होगी, पर अल्टीमेटली क्योंकि 50,000 रुपए का फाइन है, रिपोर्ट्स फाइल नहीं करेंगे, इंटरनल कमेटी नहीं बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस, 50,000 का फाइन होगा जो कि डबल हो जाएगा, और अल्टीमेटली फिर भी नहीं बनाते तो लाइसेंस छिन जाएगा। जी वकील साहब, आपने कहा ये जो कमेटी गठित होती है इसमें ऑफिस के ही कुछ मेंबर्स होते हैं सम्मिलित, लेकिन मान लीजिए अगर किसी महिला को अपने बॉस से या अपने सहकर्मी के साथ ही कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में फाइनल जजमेंट कौन देता है? जी, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं, यूजुअली हम बात ही ऐसे कर रहे हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस में या तो कोई कोलीग है जो सेक्सुअल हरासमेंट करेगा, या ऐसा कोई बॉस करेगा जिसको जो उस पर कंट्रोल करता है उस एम्प्लॉय पे। अब ये अमूमन सी बात है कि बॉस की उसमें क्योंकि उसका बॉस है, वो हायर पोजीशन पे हो सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है। इस कानून में प्रावधान है कमेटी बनाने का। अब इसमें एक महिला होगी जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगी, 2 एम्प्लॉय होंगे और एक आउटसाइडर होगा। तो आउटसाइडर में प्रावधान इसलिए रखा गया है कि एनजीओ से एक महिला हो, ऐसा व्यक्ति जो एनजीओ से थर्ड पार्टी आउटसाइडर का प्रावधान ही इसलिए रखा गया है ताकि वो ऑब्जेक्शन उठा सके। अगर किसी महिला के अगेंस्ट सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, या इंटरनल कमेटी ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही क्योंकि जो बॉस है या जो कोलीग जिसने सेक्सुअल हरासमेंट की वो एक अच्छी पोजीशन में है उस कंपनी में, तो इसीलिए आउटसाइडर का प्रावधान है कि वो आउटसाइडर ऑब्जेक्शन क्रिएट करे और सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराए। अब अमूमन होता है क्या है कि इंटरनल कमेटी जरूरी नहीं है कि वो आउटसाइडर भी फोर्स कर सके, तो महिला कहां जाए? तो ऐसा नहीं है कि महिला के पास कोई और रेमेडी नहीं है, वो महिला डायरेक्ट पुलिस के पास भी जा सकती है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था 2012 का निर्भया इंसिडेंट के बाद। उसके बाद कुछ नए प्रावधान लाए गए थे इंडियन पिनल कोड में सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। सेक्सुअल हरासमेंट को 354A में डिफाइन किया गया है, यह बिल्कुल नया प्रावधान है और इसके अंतर्गत 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब 354 भी लगाया जा सकता है, सेक्शन 509 भी लगाया जा सकता है। तो अगर ऑफिस में सुनवाई नहीं हो रही किसी की महिला की, तो जाके डायरेक्ट पुलिस के पास जा सकती है, एफआईआर करने के लिए कंप्लेंट दे सकती है। जब ऐसी महिला एफआईआर के लिए अपनी दरखास्त देगी, जो कंप्लेंट देगी, वो इंसिस्ट कर सकती है कि मेरी कंप्लेंट एक महिला अफसर के द्वारा रिकॉर्ड की जाए। अब जब ये अमेंडमेंट हुई, नया कानून लाया गया, नए प्रावधान लाए गए, इसमें एक नया प्रावधान भी आ गया है महिलाओं के लिए। अगर कोई महिला सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट करती है, तो ये हर पुलिस वाले को, हर एसएचओ को, थाना प्रभारी को या चौकी इंचार्ज के लिए जरूरी है कि वो कंप्लेंट लिखे और एफआईआर रिकॉर्ड करे। अगर उसके एरिया में ऐसा एक्शन नहीं हुआ, कॉज ऑफ एक्शन जो है वो कहीं बाहर हुआ है, अमूमन जैसे एग्जांपल ले लें, ऑफिस तो एक शहर में है और लड़की का रेजिडेंस जो है, महिला का रेजिडेंस दूसरे शहर में है, तो महिला अपने शहर के रेजिडेंस में, अपने एरिया के पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट कर सकती है। इसको हम 0 एफआईआर कहते हैं। हर पुलिस वाले को, हर थाना प्रभारी को, चौकी इंचार्ज को सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट को रिकॉर्ड करना होगा, एफआईआर में कन्वर्ट करना होगा और वो उस थाने में भेज देगा जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, जहां ऑफिस है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस के एरिया में कि पुलिस थानों में आपको भटकना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे। आप जहां रहते हैं वहां अपने एरिया के पुलिस थाने में जाइए, वहां भी कंप्लेंट कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड करेंगे और कंसर्न थाने में भेज देंगे। अगर कोई पुलिस वाला रिकॉर्ड करने से मना करता है, उसको वो सस्पेंड भी होगा, उसको 2 साल की सजा भी हो सकती है। तो रेमेडीज बहुत है जी। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं हैरासमेंट एट वर्क प्लेस पे, यानी कि आपके दफ्तर में अगर आपके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरासमेंट होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम जल्दी लौटेंगे। उसका कर्ज चुकाओगे? हरासमेंट और फ्लर्टिंग के बीच में ड्राइविंग लाइन क्या है? जो इल्जाम है वो गलत है। तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर
अगर मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि मैं कभी किसी को हरास करूंगा? ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਸल्फर ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ सरताज जिप्सम। ताज जिप्सम का हमें इसका मतलब बहुत फायदा हुआ है। इसमें पौधा भी कम पानी लेता है और पानी भी साफ खड़ा है। मैं किसानों को यही कहूँगा जी मतलब सरताज जिप्सम डालो, इसमें मतलब फायदा है। अपनी जमीन की गुआची ताकत दोबारा हासिल करो, नाले 50 बोरियां दी थां 5 बोरियां ही काफी। उन्हें कॉल करो टोल फ्री नंबर 1-800 180 2110। पुन्हाना का चुनावी जायजा, इलाके का हुआ कितना विकास, विधायक के काम का लेखा जोखा और लोगों का असल हाल देखिए जनाब एमएलए में रात 8:30 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। सेहत हजार नियामत, सही खान पान और सेहत का नाता, सही लाइफस्टाइल यानी अच्छी सेहत। कैसे रहे स्वस्थ, व्यायाम का साथ और हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ खबरें अभी तक पर। इस रविवार शाम 4 बजे हेल्थ गुरु में देखिए रक्तदान होता है जीवन दान। उसका कर्ज चुकाओगे? हरासमेंट और फ्लर्टिंग के बीच में ड्राइविंग लाइन क्या है? जो इल्जाम है वो गलत है। तुम क्या कहना चाहते हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो आपको क्या लगता है कि मैं कभी किसी को हरास करूंगा? ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कानूनी पहलू। जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है हरासमेंट एट वर्क प्लेस, यानी कि आपके दफ्तर में अगर किसी भी प्रकार की सेक्सुअल हरासमेंट आपके साथ होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, संजय हैं देहरादून से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार माननीय खबरें अभी तक। मान्यवर, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस तरह का आपने ये मुद्दा उठाया है। मैं माननीय वकील साहब से एक चीज पूछना चाहूंगा कि 90 के दशक में या 80 के दशक में यूएसए में ये चीज बहुत नोटिस की गई थी कि भाई सेक्सुअल हरासमेंट एट द प्लेस ऑफ वर्क, लेकिन भारत के महानगरों में 21वीं सदी तक एक चीज बहुत उल्टी थी कि सरेंडर एट द प्लेस ऑफ वर्क, मतलब मध्यम वर्ग की जो महिला थी उसके लिए कोई ऐसा नहीं था, वो भयभीत रहती थी। और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो खास करके ये बहुत ज्यादा था। क्या इसके लिए कोई ऐसा शक्तिशाली जागरण है या कोई कानूनी रूप से कोई आप जामा पहना सकेंगे? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यूएसए में 80 के दशक में इस तरीके के कानून आ गए और अब भारत में अब जाके 2013 वकील साहब स्विट्जरलैंड और डेनमार्क की अगर बात करें वहां भी कानून बराबर है, क्योंकि हरासमेंट लड़कों की भी अब होती है। जी अब अगर हम बात करें कि इस तरीके के कानून यहाँ लेट क्यों आए, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यूएस में काफी पहले तो उनका ये सवाल है कि यहाँ भी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कानून है क्या इसके खिलाफ? अब यही कानून आया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं उस बात पे। अब समय लगा यहाँ पे, जैसे जैसे कॉर्पोरेट्स में कॉर्पोरेट कल्चर आया, महिलाएं अपने घर से बाहर निकली, ये आप देखेंगे कि ये सब कुछ 1990 के दशक के बाद ही हुआ, 90-95 के बाद। उससे पहले सिर्फ सरकारी महकमों में ही महिलाएं काम करती थी और सरकारी महकमों में सर्विस रूल्स भी होते हैं जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, पर वहां भी दबा दिया जाता था महिलाओं को। अब 1997 में एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई थी जिसमें विशाखा नाम के एक एनजीओ ने पीआईएल फाइल की थी और सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस तरीके का कोई कानून होना चाहिए, अदरवाइज गाइडलाइंस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में गाइडलाइंस इशू की सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन अगेंस्ट एट वर्क प्लेस, उसके खिलाफ उसको रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए गाइडलाइंस इशू की, जिसको फॉलो भी किया गया। काफी प्राइवेट कंपनीज ने वो फॉलो की। सरकारी महकमों के लिए भी इंटरनल कमेटी जरूरी हो गई थी, काफी ज्यादा महकमों में उन्होंने भी इंटरनल कमेटीज बना ली। अपने सर्विस रूल्स में जो सेक्सुअल हरासमेंट है इसको एक मिसकंडक्ट माना और मिसकंडक्ट के लिए सरकारी महकमों में भी इन सर्विस रूल्स में टर्मिनेशन तक हो सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। अब सन 2013 में भी
ये एक कानून भी, एक पहले गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की, अब ये कानून बन गया। अब कानून में सेक्सुअल अरेस्ट, ये कानून है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल। ये 2013 में इसमें सारी की सारी चीजें दी गई हैं कि कैसे सेक्सुअल हरासमेंट को रोका जाए, कैसे इंटरनल कमेटी बनाई जा सकती है, क्या क्या प्रावधान होंगे, और जो सेक्सुअल हरासमेंट करता है कोई व्यक्ति, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है। हाँ, आपकी बात ठीक है कि बाहर के देशों में ये जेंडर न्यूट्रल होता है, और इस तरीके के कानून चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, पुरुष या महिला, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि पुरुषों का भी सेक्सुअल हरासमेंट किया जा सकता है। पर हमारा कानून, हमारे कानून में जो हम बात कर रहे हैं, चाहे हम विशाखा गाइडलाइंस की बात करें या इस नए कानून की बात करें, ये सिर्फ औरतों के लिए है, महिलाओं के लिए है। जैसे कि कानून का नाम भी है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क प्लेस, यानी कि महिलाओं के अगेंस्ट जो भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है उसकी प्रिवेंशन। तो इसमें इस कानून के तहत हर कंपनी को एक पॉलिसी बनानी है, इंटरनल कमेटी बनाने के साथ साथ ही एक पॉलिसी बनानी है, उसमें डिफाइन करना है कि क्या क्या चीजें सेक्सुअल हरासमेंट में आएंगी, और सेक्सुअल हरासमेंट अगर कोई भी व्यक्ति करता है किसी महिला के अगेंस्ट तो कैसे एक्शन लिया जाएगा। ये कानून किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये कहने से नहीं रोक रहा कि अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं तो पॉलिसी में आप पुरुषों को इंक्लूड ना करें, आप कर सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया। कानून कहता है कि महिलाओं के लिए तो मैंडेटरी है ही है कि महिलाओं के अगेंस्ट अगर सेक्सुअल हरासमेंट है, अपनी पॉलिसी बनानी है वो महिलाओं के अगेंस्ट। अगर हम तो एडवाइस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो सरकारी हैं चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट कल्चर है, कि आज जरूर पुरुषों का भी उत्पीड़न हो सकता है, सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, तो अपनी पॉलिसी में महिलाएं और पुरुष दोनों को इंक्लूड करें, जेंडर न्यूट्रल बनाएं। हाँ, अगर हम इस कानून की बात करें तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। जी चलिए संजय जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि क्या लॉज हैं, क्या कानून है इसके खिलाफ। औरतों के साथ होने वाली हिंसा को एक अपराध के रूप में पहचान सबसे पहले सन 1997 में विशाखा बनाम राजस्थान सरकार केस में मिली। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के विषय में कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जाना जाता है। हालांकि उस समय भी इस विषय में कोई कानून नहीं बनाया गया, पर इन गाइडलाइंस को ही बाद के साल में इस विषय के अंतर्गत दाखिल किए गए केसों के विषय में इस्तेमाल किया गया। विशाखा गाइडलाइंस के मुताबिक औरतों के साथ अश्लील वार्तालाप, उन्हें किसी भी तरह की अश्लील सामग्री दिखाना, संबंध बनाने के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बाध्य करना, किसी तरह का शारीरिक या मौखिक व्यवहार जो आपत्तिजनक हो, को यौन हिंसा के दायरे में रखा गया। क्या कहता है ये कानून? संसद ने हाल ही में औरतों के खिलाफ कार्यस्थलों पर होने वाली हिंसा से संबंधित लॉ पास किया है। इस लॉ में ये प्रावधान है कि औरतें चाहे सरकारी नौकरी में हों या प्राइवेट नौकरी में, संगठित क्षेत्र में हों या असंगठित क्षेत्र में काम करती हों, उनका ये अधिकार है कि वे पूरी सुरक्षा के साथ वहां काम कर सकें। ये लॉ लंबे वक्त से चले आ रहे महिला आंदोलन के संघर्ष का परिणाम है। इस कानून में क्या है खामियां? जाहिर है, इस कानून के पास हो जाने के बाद इस तरह के मामलों को दर्ज कराने और इंसाफ पाने के रास्ते थोड़े आसान तो हो गए हैं, लेकिन इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता है कि कानून बनाना एक बात है और समाज की मानसिकता बदलना दूसरी बात। इसीलिए ऐसा नहीं है कि इस कानून के आ जाने के बाद एक औरत होने के नाते निश्चिंत हुआ जा सकता है। अपने बचाव के तौर तरीके हमें अब भी अपनाने ही होंगे। इस कानून के मुताबिक हिंसा की शिकार औरतों को अपने साथ हुई हिंसा का सबूत भी खुद ही पेश करना होगा। इसके अभाव में अपराधी को दंड देना संभव नहीं होगा। असलियत, इस तरह के मामलों में अक्सर हिंसा करने वाला एकांत में ऐसी हरकत करता है। अगर किसी महिला के शरीर को आपत्तिजनक तरीके से छूता है या उससे अश्लील बातें करता है, तो इसे प्रमाणित करने के लिए सबूत या गवाह जुटाना पीड़ित महिला के लिए संभव नहीं होता। इस कानून के मुताबिक हर संस्था को अपने यहाँ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी चाहिए, लेकिन इसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसे में कितनी और कौन सी संस्थाओं ने ये कमेटी बनाई है, इसका पता लगाना मुश्किल होगा। इस कानून के मुताबिक ऐसी संस्थाएं जहां 10 से कम कर्मचारी काम करते हों, वहां यौन हिंसा के मामलों को अन्य जिला या उप जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समितियों के समक्ष रखना होगा। असलियत, ये न तो व्यवहारिक है और न ही उनकी विश्वसनीयता पर भरोसा किया जा सकता है कि वे ऐसे मामलों में कितनी प्रभावी होंगी। इस कानून के मुताबिक बिल के सेक्शन 8 में ऐसे मामलों में समझौते का भी प्रावधान रखा गया है। असलियत, संभव है
कि हिंसा के कुछ मामलों में पीड़ित औरत पर विभिन्न प्रकार के दबाव डालकर उसे समझौते के लिए बाध्य किया जाए। और वैसे भी अगर औरतों के साथ होने वाली हिंसा को गंभीर अपराध माना है तो समझौते का प्रश्न ही कहाँ उठता है। कैसे बचा जा सकता है यौन हिंसा से? अपने हाव भाव और बातों से अपने व्यक्तित्व की दृढ़ता का परिचय दें। ये अच्छी बात है कि हमें अपने ऑफिस में अपने सहकर्मियों से मेल जोल रखना चाहिए, पर इसके साथ ही ये बहुत जरूरी है कि इस मेल जोल को बनाने के चक्कर में अपने हाव भाव या बातों से आप ये संदेश न दे बैठें कि आप आसानी से उपलब्ध हैं। कोशिश करें कि अपने सभी सहकर्मियों से समान रूप से व्यवहार रखें, न किसी से कम न किसी से ज्यादा। अगर कोई आपके साथ मजाक में भी छेड़छाड़ करता है तो इसे हल्के में न लें। अगर आपको किसी का कोई मजाक अप्रिय लगता है तो उसे उसी समय टोक दें। अपने घर परिवार की परेशानियों के बारे में ऑफिस में जिक्र न करें। कई बार लोग सहानुभूति जताने के बहाने भी आपके करीब आकर आपको परेशानी में डाल सकते हैं। स्थिति को समझें। अगर आपसे ऑफिस के बाद भी देर रात तक रुक कर काम करने को कहा जाता है और उस दौरान आप ऑफिस में अकेली होंगी तो विनम्रता से पर दृढ़ होकर मना कर देना चाहिए। अपने साथ काम कर रही महिला सहकर्मियों से दोस्ती बनाकर रखें। मुसीबत के समय वे आपकी मदद कर सकती हैं। तो ये हमने आपको दिखाया लॉज क्या हैं इसमें। अगर आपके साथ किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न हो रहा है आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में, तो किस तरह के लॉज हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि क्या लॉज है, उनकी असलियत क्या है, कितना प्रैक्टिकल है ये चीजें करना। तीसरी बात हमने आपको बताई कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप एक दफ्तर में काम करती हैं। वकील साहब, बैक टू यू, आपसे पूछना चाहेंगे कि फ्रीलांसर्स भी इस कानून के अंतर्गत आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि फ्रीलांसर भी इस कानून, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस कानून में बड़ी वाइड डेफिनेशन है एम्प्लॉय की। तो फ्रीलांसर हो, चाहे कोई इंटर्न हो जिसको सैलरी नहीं मिल रही, चाहे कोई एजेंट हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसके ऊपर भी ये कानून है, उतना ही एप्लीकेबल है। ये जरूर है कि वो ऑफिस के लिए काम कर रहा हो। इस ऑफिस में इस कानून में तो ये भी आगे तक बढ़ के कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन देती है कंपनी, उस ट्रांसपोर्ट में भी अगर कोई किसी तरीके की ऐसी हरकत की जाती है, कोई टचिंग की जाती है, कोई फिजिकल एक्ट ऐसा किया जाता है, तो भी उसको भी इस कानून के अंतर्गत लाया गया है। उस ट्रांसपोर्ट व्हीकल को भी ऑफिस ही माना जाएगा और इस ऐसी जगह ऐसा कोई एक्ट किया गया है तो इस कानून के दायरे में आएंगे। तो आपके सवाल का जवाब कि फ्रीलांसर इसमें आएंगे या नहीं, फ्रीलांसर बिल्कुल इस कानून के दायरे में आते हैं। जी वकील साहब, कंप्लेंट करने के कितने दिनों बाद आपको न्याय मिल जाता है? कितने दिनों के अंदर न्याय मिल जाना चाहिए इस तरह की वारदात अगर होती है? जी, अब ये समझने की बात है कि न्याय क्या है, क्या न्याय हम चाह रहे हैं। अब मैं विस्तार में बताने की कोशिश करता हूं। अब इस कानून के अंतर्गत जैसे अगर किसी महिला के साथ कोई ऐसा एक्ट हुआ है, ऐसी कोई उससे बात की गई, कोई भी वर्बल है, नॉन वर्बल है, या कोई भी जेस्चर है, कोई भी सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क किया गया, इस तरीके का अगर कोई भी एक्ट किया जाता है, वो इंटरनल कमेटी के पास जाके 90 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट कर सकती है। उस इंटरनल कमेटी को अपने 3 महीने के अंदर, यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर ही अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है और रिपोर्ट लेके आनी है। जब वो रिपोर्ट लेके आते हैं तो रिपोर्ट में जो एम्प्लॉयर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा, चाहे सरकारी दफ्तर है या प्राइवेट दफ्तर में हेड ऑफ एचआर या सीईओ, जो भी एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में आएंगे, उनको रिपोर्ट फाइल करनी है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें जो एक्यूज है, जिसके अगेंस्ट, जिसने ऐसा कोई एक्ट किया था, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई थी, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है। तो इंटरनली तो देखा जाए तो सिर्फ 3 महीने का ही प्रावधान है, 90 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट देनी है। आगे अब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है ऐसे एम्प्लॉय के अगेंस्ट जिसने सेक्सुअल हरासमेंट किया था, उस एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जा सकता है। सर्विस रूल्स में, जैसे कि मैंने कहा, ये कानून कहता है कि सर्विस रूल्स में सेक्सुअल हरासमेंट को मिसकंडक्ट माना जाए, तो इस मिसकंडक्ट के लिए एक्शन किया जा सकता है। उसकी सैलरी रोकी जा सकती है, सैलरी डिडक्ट करके जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ महिला के साथ, उसको दिया जा सकता है, डिमोशन की जा सकती है, प्रमोशन रोकी जा सकती है, इंक्रीमेंट रोकी जा सकती है। ये ऑफिस जो है ये इस तरीके के एक्शन ले सकता है। अब सजा क्या मिले उसके बाद, क्योंकि ऑफिस के पास सजा देने की पावर नहीं, वो सिर्फ स्टेट के पास है, सरकार के पास है। तो इस कानून के अंतर्गत सेक्शन 509 में ऑफ आईपीसी में कंप्लेंट फॉरवर्ड की जा सकती है पुलिस के ऑफिस के द्वारा। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑफिस है, अगर ये प्रूव हो गया कि सेक्सुअल हरासमेंट हुई थी तो ऑफिस का दायित्व है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करें कि इस महिला एम्प्लॉय के साथ इस व्यक्ति ने, इस एम्प्लॉय ने सेक्सुअल हरासमेंट किया, और सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी में कंप्लेंट दर्ज कराएं।
इसके अलावा भी अगर ऐसा है कि यहाँ सेक्शन 509 की ही बात की गई है इस कानून में, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इसके अलावा महिलाएं डायरेक्टली जाके भी पुलिस के पास 354 ए, बी और सी और डी में कंप्लेंट कर सकती हैं। डायरेक्टली आप कंप्लेंट करेंगी, आपकी एफआईआर कभी के कभी दर्ज हो जाएगी। तो अगर आपको टाइम बाउंड मैनर में अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने वाले को सजा मिले, तो आप सीधा जाके भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं पुलिस के पास। आपकी एफआईआर आपके लोकल थाने को भी रजिस्टर करनी पड़ेगी। जी वकील साहब, लेकिन हमने आपको एक स्लॉट वो भी दिखाया कि क्या कानून है, उनकी असलियत क्या है जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बात ठीक है, आपने जो दिखाया बिल्कुल ठीक था वो कि कानून के हिसाब से तो ये होना चाहिए, गाइडलाइंस आ गई, पर एक्चुअली हो नहीं रहा है। अब इंटरनल कमेटी है, वो चीजें प्रैक्टिकल नहीं है वकील साहब। अगर आपको किसी ने कहीं छेड़ा है या छेड़छाड़ की है आपसे, तो आप उस वक्त कैसे प्रूव करेंगे? जी ये बिल्कुल बात ठीक है कि अब कहीं ना कहीं प्रूफ तो देखिए महिला को ही लेके आना है। अब हम बात करें एकांत में, आज हम देखते हैं कि हर सरकारी दफ्तर में और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कैमरे लगे होते हैं ये मॉनिटर करने के लिए। तो वैसे भी अदरवाइज भी हर ऑर्गेनाइजेशन को कैमरेज लगाने चाहिए। उससे अगर ऐसा कोई एक्ट है तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, और सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो एक सब्सटेंशियल एविडेंस है शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ। अदरवाइज जो कोरैबोरेटिव और इंसिडेंट्स हैं वो कोरैबोरेट कर सकते हैं, यानी कि साथ दे सकते हैं। अगर कोई महिला कहती है कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की और मैंने मना कर दिया, और उसके कॉन्सिक्वेंस में उसकी एसीआर खराब कर दी सरकारी दफ्तरों में या प्राइवेट ऑफिस में, उसको आगे प्रमोशन नहीं दी, उसको इंक्रीमेंट्स नहीं दिए, या किसी भी तरीके से उसके अफसर ने, उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकलवा दिया, तो ये प्रूव हो जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं सेक्सुअल फेवर्स मांगे गए थे, महिला ने मना कर दिया, इसलिए महिला के अगेंस्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। तो सॉरी, या तो कोई सीसीटीवी फुटेज हो या कोई कॉरबोरेटिंग फैक्ट्स हो, कोई एविडेंस सामने आए। अब आपने ये भी दिखाया कि ऑफिस में इतने अच्छे तरीके से कारगर नहीं भी है, तो इसके लिए अगर ऑफिस में आपको लगता है कि आपके ऑफिस में इंटरनल कमेटी से आपको न्याय नहीं मिलेगा या न्याय मिलने में देर हो सकती है, तो डायरेक्टली भी पुलिस के पास जा सकते हैं। सेक्शन 354 ने डायरेक्टली सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करता है, पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज भी करा सकते हैं। जी वकील साहब, मान लीजिए किसी महिला की जो कंप्लेन है वो गलत पाई गई, क्योंकि ऐसा भी बहुत होता है कि अपने प्रमोशंस या इस तरह की चीजों के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा है कि सर पे पैर रख के चढ़ने वाली बात होती है। अगर ऐसा होता है कि कोई महिला गलत पाई गई तो उसके खिलाफ मिसयूज कर रही है इस लॉ का, तो क्या प्रावधान है उसके खिलाफ? जी इस कानून में ये प्रावधान है, इस नजरिए से प्रिवेंशन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, जो नया कानून है, इस दायरे से जेंडर बायस नहीं है, जेंडर न्यूट्रल है। यानी कि इस कानून में प्रावधान है कि अगर कोई महिला झूठी कंप्लेंट करती है या फॉल्स एविडेंस देती है इंटरनल कमेटी की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो इस कानून में प्रावधान है कि ऐसी महिला के अगेंस्ट भी वही एक्शन लिया जाए जो कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लिया जाता जिसने सेक्सुअल हरासमेंट जिसके अगेंस्ट प्रूव हो गई थी। यानी कि अगर कोई महिला फॉल्स कंप्लेंट करती है, मिसयूज करने की कोशिश करती है इस कानून के प्रावधानों को, और ये प्रूव हो जाता है कि ये फॉल्स कंप्लेंट थी या फॉल्स एविडेंस था, ऐसी महिला को टर्मिनेट किया जा सकता है, सर्विस रूल्स में मिसकंडक्ट मान के उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, उसकी भी सैलरी रोकी जा सकती है, उसको डिमोट किया जा सकता है, इंक्रीमेंट्स रोके जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो जिसने सेक्सुअल हरासमेंट की थी उसको लागू होती है अगर ये प्रूव हो जाती बात कि उसने एक्चुअली में सेक्सुअल हरासमेंट हुई है या नहीं हुई। तो अगर ये प्रूव होता है कि सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुई तो वही सारी चीजें महिला के अगेंस्ट भी हो सकती हैं। तो हर महिला को ध्यान रखना है कि मिसयूज ना करें इस कानून का, और अपने अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्ट हुआ है, अगर ऐसा कोई आपके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है, तो बिल्कुल खड़े हो, अपने अधिकारों का फुल यूज करें, अपने अधिकारों के लिए लड़े, हाँ इसका मिसयूज ना करें। जी वकील साहब, कानून तो बन गया, क्या आपको लगता है वाकई इससे चीजें सुधरी हैं? जी धीरे धीरे, अब क्योंकि ये नया कानून है, 9 दिसंबर 2013 को ही अमल में लाया गया है, ऑल्दो विशाखा गाइडलाइंस 1997 से ही है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि कुछ तो फर्क पड़ा ही है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मैं कुछ पर्सनली भी जानता हूं, कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरीके की कमिटीज बनाई गई हैं, और ऐसा नहीं है, डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी इंक्वायरीज की गई हैं। अगर किसी नीचे तबके की महिला ने किसी डायरेक्टर लेवल के अफसर के अगेंस्ट भी अगर कोई कंप्लेंट की है तो इंटरनल कमेटीज ने वो कंप्लेंट सुनी है,
आजकल भी हम देख रहे हैं कि जो थर्ड पार्टी एनजीओज हैं या ऐसे व्यक्ति जिनको लीगल नॉलेज हो, तो उनकी जरूरत होती है, तो आजकल रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा कि इंटरनल कमिटीज में उनको बुलाया जाए। अब क्योंकि ये मैंडेटरी हो गया है कि हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि इंटरनल कमेटी हो, अदरवाइज 50,000 का फाइन होगा, जो कि डबल हो सकता है, अल्टीमेटली लाइसेंस ऑपरेट करने का लाइसेंस छिन सकता है। इसलिए हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की कमिटीज का गठन कर रही है। बड़ी कंपनियों ने, मल्टीनेशनल कंपनीज ने कर लिया है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी फैक्ट्रियां शायद उन्होंने अभी इस तरीके की कमिटीज का गठन नहीं किया है, पर क्योंकि इस कानून में प्रावधान है कि ईयरली बेसिस पे हर ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्टिंग करनी है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो कि लेबर अथॉरिटीज होंगे, लेबर ऑफिसर्स होंगे, उनको रिपोर्ट देनी है कि क्या उनके पास ये इस तरह की कमेटी है या नहीं है, कमेटी के मेंबर्स कौन कौन है, और क्या क्या ऐसी कोई कंप्लेंट आई या नहीं आई तो कितने दिनों में इसका इन्वेस्टिगेशन की गई या रिपोर्ट लाई गई, क्या 90 दिनों में निपटारा किया गया या नहीं किया गया, उसके बाद जिस व्यक्ति ने सेक्सुअल हरासमेंट की उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया। तो ईयरली बेसिस पे जब ये रिपोर्ट्स फाइल होनी शुरू हो जाएंगी तो हर ऑर्गेनाइजेशन को ये कमेटी गठन करना जरूरी हो जाएगा। थोड़ा सा समय चाहिए, नया कानून है, इसमें रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो मैंडेटरी कर दिया गया है कि रिपोर्टिंग करनी जरूरी है हर ऑर्गेनाइजेशन को, सरकारी अफसर्स को, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को, उसकी वजह से हर चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी, उन्हें इंटरनल कमेटी का गठन करना ही पड़ेगा। जी वकील साहब, अगर दफ्तर में किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है जी, तो क्यों सिर्फ औरतों को ही कंप्लेन करने का अधिकार है, पुरुषों को क्यों नहीं? क्योंकि हरासमेंट तो अब उनके साथ भी होता है। जी बिल्कुल, आपकी ठीक बात है कि हरासमेंट पुरुषों का भी हो सकता है, और हरासमेंट ही नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकता है पुरुषों का, ऐसा भी देखने में आया है। अब इस कानून में, जो कानून की हम बात कर रहे हैं, इस कानून में तो प्रावधान नहीं है कि पुरुष कंप्लेन कर सकें। हाँ, इस कानून में प्रावधान है कि इंटरनल कमेटी का गठन करना है, ये मैंडेटरी है हर कंपनी के लिए कि इंटरनल कमेटी का गठन करना है, और एक पॉलिसी बनानी है। एक उस पॉलिसी में डिफाइन किया जाए कि सेक्सुअल हरासमेंट है क्या, किसके अगेंस्ट की जा सकती है, और अगर ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट है तो किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी एम्प्लॉय के अगेंस्ट। तो किसी ने भी ये कानून किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी पॉलिसी बनाने से नहीं रोकता जो कि जेंडर न्यूट्रल हो, यानी कि ऐसी पॉलिसी बना सकती है ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें कि अगर चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट आदमियों, पुरुषों के अगेंस्ट है, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट औरतों के अगेंस्ट है, ये उनके लिए बराबर हो सकता है, और इंटरनल कमेटी उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जहां तक कानून की बात करें, चाहे ये कानून है, चाहे विशाखा गाइडलाइंस की बात करें, वो ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही थी, पुरुषों के लिए नहीं थी। जी जी वकील साहब, आपको लगता है कि जितने पावर पॉइंट्स इस लॉ में हैं उतने सफिशिएंट है? क्योंकि जहां तक है ये लॉ जेंडर बायस होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल नहीं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये कानून जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, आपकी बात ठीक है, ये कानून जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, कि पुरुषों को भी इक्वल अधिकार मिले और औरतों को भी इक्वल अधिकार मिले। अब जो कानून इन हैंड है, जो कानून एप्लीकेबल है, अभी हम उसी की बात कर सकते हैं। आपकी बात ठीक है कि इस तरीके के अमेंडमेंट्स होने चाहिए, पुरुषों को भी अधिकार मिलने चाहिए, और इस तरीके की, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट पुरुषों के अगेंस्ट भी होती है ऑफिस में। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो अपनी ऐसी पॉलिसी बना सकती है जिसमें कि पुरुषों के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट हो या महिलाओं के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट हो, इक्वल तरीके से एक साथ करके ही कार्रवाई की जाए, और उनको, पुरुषों को और महिलाओं को बराबर रखा जाए। बाकी अगर पावर पॉइंट्स की बात करें, क्या ये सफिशिएंट है, मैं ये कहूंगा कि इस कानून में जो प्रावधान है शायद वो सफिशिएंट नहीं हो एक महिला को न्याय दिलाने के लिए। क्योंकि क्या न्याय मिल रहा है, या यही तक है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर इतनी ही है कि जिसने सेक्सुअल हरासमेंट की है उस व्यक्ति को टर्मिनेट कर दें, डिमोट कर दें, उसके पैसे रोक लें, रिकवरीज कर लें, या इंक्रीमेंट्स ना दें, पर सजा तो मिली नहीं, या फिर आपने टर्मिनेट भी कर दिया तो भी कोई बहुत बड़ी सब्सटेंशियल सजा नहीं है। कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है कि पुलिस को रिपोर्ट कर सकती है अगर सेक्सुअल हरासमेंट प्रूव होती है, कि 509 में एक एफआईआर दर्ज कर ली जाए, जो कि अमूमन फिर अगेन आपको पुलिस के पास तो जाना ही पड़ा। तो दूसरे प्रावधान भी हैं, अगर आप ये साथ साथ करने के, आपने कमेटी में, इंटरनल कमेटी में अगर कंप्लेंट की है ऑफिस की, साथ साथ आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। सेक्शन 354A है, सेक्शन 354 इन जनरल है, पुलिस के पास जाके वहां भी कंप्लेंट कर सकते हैं, एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं अपने बॉस के अगेंस्ट, कंपनी के डायरेक्टर के अगेंस्ट जिसने भी सेक्सुअल हरासमेंट की है। और अभी मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा कि कुछ समय पहले कि गुड़गांव शहर में एक कंपनी ने
एलिगेशन थी कि बॉस ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की है। उसमें इंटरनल कमेटी के पास महिला ना जाके, दिल्ली में रहने वाली महिला थी, उसने अपने एरिया में ही जाके एफआईआर कराई, 0 एफआईआर हुई, वहां उसकी कंप्लेंट दर्ज रिकॉर्ड की गई, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और एफआईआर दर्ज की गई। उस एफआईआर को फिर गुड़गांव ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन गुड़गांव में राइज हुआ था और गुड़गांव में भी, ताकि गुड़गांव में एक्शन लिया जा सके गुड़गांव पुलिस के द्वारा। तो बाहर जाके पुलिस के पास जाके भी कंप्लेंट कर सकते हैं, इंटरनल कमेटी में भी कर सकते हैं। जी चलो, थैंक यू सो मच इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए एक बार फिर से। तो लड़कियों के दुख अजब और सुख उससे भी अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है आंख में। हमारी अपील है आप सबसे कि हम ये रोना तो रो रहे हैं कि कानून है पर इफेक्टिव नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि पहले आपके साथ हो रही ज्यादती के खिलाफ आप खुद आवाज उठाने, आपको आवाज उठानी होगी। तो चुप मत बैठिए, बिकॉज स्पीक इट विल मेक अ डिफरेंस। नमस्कार।